आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी इंटरव्यू प्रिपरेशन, जिसमें आपसे पूछा जाएगा केवीएस के बारे में। यानी ये वीडियो बहुत ही मच अवेटेड वीडियो थी जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और यकीन मानिए इस वीडियो में अगर आपने इस वीडियो को देख लिया पूरा तो इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं जो आपसे पूछा जाए केवी के बारे में और आपको ना पता हो। क्योंकि इस वीडियो में जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, मैंने इस टॉपिक का इसकी वीडियो का टॉपिक जो लिया है वो लिया है ऑल अबाउट केवीएस, यानी आज ही जानने सारे क्वेश्चंस का आंसर जो केवीएस के बारे में बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो ये पसंद आएगी। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके जो केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए बिना किसी देर के हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, क्या नया मिलने वाला है आपको इस वीडियो में। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें केवीएस के बारे में तो सबसे पहले केवीएस का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन। अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो 15 दिसंबर 1963, जी हाँ 15 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन उस समय सिर्फ और सिर्फ 20 रेजिमेंटल स्कूल के साथ इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है बात। अगर बात की जाए कि इसका सोसाइटी के रूप में जब पंजीकरण किया गया तो वो कौन सा दिन था, तो वो दिन था 15 दिसंबर 1965। इस दिन इसको सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, याद रखिएगा, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में केंद्रीय विद्यालय संगठन का पंजीकरण जो किया गया वो 15 दिसंबर 1965 को किया गया। हालांकि इसकी स्थापना 15 दिसंबर 1963 हो चुकी थी 20 रेजिमेंटल स्कूल्स के साथ। आइए चलिए देखते हैं कि आगे हम क्या बात करने वाले हैं। देखिए, आगे हम बात करने वाले हैं कि कुल केवी स्कूल कितने हैं। देखिए 1251 जिनको याद है वो अब अपना आंकड़ा सही कर लीजिए आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से, इसीलिए मैंने इसकी स्क्रीनशॉट को लगाया है जिससे कि कोई इंतु परंतु यानी कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। ऑफिशियल आंकड़ा मैंने उठाया है इसलिए उसका स्क्रीनशॉट भी आपके सामने लगा दिया है कि टोटल केवी स्कूल्स इस समय वर्तमान में जो हैं वो है 1253। क्लियर है इतनी बात। 1253 ऑफिशियल स्कूल्स हैं। इनमें बात की जाए इंडिया में कितने हैं तो 1250 जो स्कूल हैं वो इंडिया में हैं, और 3 स्कूल ऐसे हैं जो एब्रॉड यानी कि भारत से बाहर है। हम उनकी भी बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमने पहले डिस्कस किया है केवीएस में एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। ठीक है, और इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि कुल कितने स्कूल केवीएस के अंतर्गत आते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं जो 3 केवीएस स्कूल एब्रॉड में हैं वो कहाँ कहाँ है, आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अगर यहाँ बात की जाए कि कुल कितने स्कूल्स ऐसे हैं जो भारत से बाहर भी हैं, तो जी हाँ ऐसे 3 स्कूल हैं जो केवीएस की संस्था के अंतर्गत भारत से बाहर भी आते हैं, जिनमें एक नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, एक ईरान की राजधानी तेहरान में है, और एक रसिया की राजधानी मॉस्को में है। ठीक है, तो ऐसे 3 विद्यालय केवीएस के ऐसे भी हैं जो भारत से बाहर हैं, और कहां-कहां हैं ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर है बात। अब आइए चलिए देखते हैं इसके आगे की, इसके आगे हम किसको बात करने वाले हैं। इसके आगे हम बात करने वाले हैं कि टोटल स्टूडेंट्स इस समय वर्तमान में केवीएस में कितने हैं, तो 1,38,07,767 विद्यार्थी इस समय वर्तमान में केवीएस में एनरोल्ड हैं। अगर बात की जाए टोटल टीचर्स की तो ये 36,368 कुल टीचर इस समय वर्तमान में हैं। मैं फिर से बता रहा हूं ये आंकड़ा बदल चुका है। ठीक है, अब आंकड़ा जो पहले था 40-48 हजार वो अब बदल चुका है, तो इसलिए इस आंकड़े के अनुसार ही आपको अब याद रखना है। और इसके ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से इस स्क्रीनशॉट को भी लगाया है, आप जाके तो फिर से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो टोटल स्टूडेंट्स इस समय जो केवीएस में है वो 1,38,000 हैं, और टोटल टीचर्स जो इस समय है वो 36,368 हैं। आइए इसी के साथ अब हम देखते हैं कि टोटल रीजन्स कितने हैं, यानी रीजनल ऑफिस कितने हैं, तो 25 यानी कि 25 रीजन्स हैं कुल केंद्रीय विद्यालय में, और जेडआईटीज कितनी हैं तो 5 जेडआईटीज हैं केंद्रीय विद्यालय में। देखिए इतना तो सब कुछ बता देते हैं, सब कोई आप देख रहे होंगे, जिसकी भी केवी ने बारे में बताया होगा इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको दी होगी। लेकिन ये 25 रीजन कौन कौन से हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूं जो बहुत ही जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर 25 में से 5 भी आपको याद है तो आप बता सकते हो, वहाँ कम से कम एटलीस्ट बोल तो सकते हैं। आप ऐसे तो नहीं कहेंगे नहीं मुझे नहीं पता कि ये 25 रीजन है कहाँ पे। ठीक है ना, तो ये मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि 5 जेडआईटीज हैं तो वो हैं कहाँ पर, इनका काम क्या है, और रीजन कितने हैं, 25 रीजन हैं तो ये कहाँ पर स्थित हैं। आइए देखते हैं कि 25 रीजन्स कहां पर स्थित हैं। चलिए देखिए केवीएस के रीजन्स की अगर बात की जाए तो टोटल रीजन्स केवीएस में है 25। ठीक है,
इन 25 रीजन्स की बात की जाए तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। पहला रीजन है अहमदाबाद, ठीक है, पहला रीजन कौन सा है आपका, अहमदाबाद है। दूसरा है आपका बेंगलोर, तीसरा है एर्नाकुलम, चौथा है चेन्नई, फिर है भोपाल, फिर आप आ जाइए तो इधर है कौन, इधर है आगरा, फिर है आपका मुंबई, फिर है आपका भुवनेश्वर, फिर है आपका रांची, फिर है आपका जबलपुर, फिर है आपका रायपुर, फिर है आपका देहरादून, फिर है आपका लखनऊ, फिर है आपका वाराणसी और फिर है आपका पटना। ये हो गए हैं आपके कितने, 5 या 15। आगे देख लीजिए, ये है आपका दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, चंडीगढ़, जम्मू। आपको एक नज़र बस उनको देख के जाना है, जिससे कि अगर पूछे भी तो आपको कम से कम माइंड में ये याद रहे, ठीक है। गुवाहाटी, तिनसुकिया, सिलचर, कोलकाता और हैदराबाद। तो ये कुल 25 आपके रीजन्स हैं, रीजनल ऑफिस हैं। आपको याद रखना है क्या होता है कि केवीएस में जितने भी विद्यालय हैं, जैसे किसी एक रीजन में रीजनल ऑफिस होता है, इस रीजनल ऑफिस के अंडर कुछ विद्यालय आते हैं, ठीक है। और ये जो रीजन ऑफिसर होते हैं ये सीधा रिपोर्ट करते हैं किसको, ये सीधा रिपोर्ट करते हैं हेडक्वार्टर में। केवी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, केवी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट में। मैंने आपको यहाँ पे अभी रीजन बता दिए कि टोटल रीजन कितने हैं, 25 हैं, और कौन कौन से हैं, कहाँ पर है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसी के साथ चलते हैं और देखते हैं कि ZITs के बारे में। ZIT का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए कि ZIT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, जोनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या दी जाती है, ये एक ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, मतलब यहाँ पे शिक्षकों को, टीचर्स को क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। किस बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, कोई भी नई योजना आती है, कोई भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, उन सबसे अवगत कराना किसका काम होता है, ZITs का काम होता है, ठीक है। और ये टीचर्स की ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। बात की जाए तो कुल कितने ZITs हैं, तो कुल 5 ZITs ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं। अब ये कौन कौन से आपके ZITs हैं, इनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। कोई नहीं बताएगा, मैं ही बता रहा हूं, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आपने ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके सारे डाउट केवी से जुड़े हुए जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे आज की इस वीडियो में। चलिए, केवी के अगर ZITs की बात की जाए तो कुल 5 ZITs हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है, तो ग्वालियर में है, ठीक है, मुंबई में है, चंडीगढ़ में है, मैसूर में है और भुवनेश्वर में है। कुल कितने हो गए, ये 5 ZITs हैं, ग्वालियर में, मुंबई में, चंडीगढ़ में, मैसूर में, भुवनेश्वर में। देखो आपको रीजन याद रहे ना रहे, लेकिन 5 ZITs तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये 5 हैं गिनती में और आपको याद आसानी से हो सकते हैं। पहला ग्वालियर, दूसरा मुंबई, तीसरा चंडीगढ़, चौथा मैसूर और 5वां भुवनेश्वर, ठीक है। तो हमने ZITs के बारे में बात कर ली। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोग किसकी बात करने वाले। जी हाँ, आगे हम बात कर रहे हैं कि केवीएस का हेडक्वार्टर कहाँ है। आपसे पूछा था कमेंट में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केवी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में भी कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। स्कूल टाइप, मतलब ये जो केवीएस के अंतर्गत जितने भी स्कूल आते हैं उनका टाइप क्या है, तो वो पब्लिक है। पहली बात तो पब्लिक का मतलब क्या है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, सरकार के अंडर में आते हैं इसलिए पब्लिक है। और को एजुकेशनल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ती हैं, इसलिए को एजुकेशनल कहलाते हैं। एफिलिएटेड किस बोर्ड से है, तो CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड है। CBSE बोर्ड से केवी क्या है, एफिलिएटेड है। अथॉरिटी किस अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, जिसको पहले हम क्या बोलते थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को हम पहले क्या बोलते थे और किसके अंतर्गत इसका नाम बदला गया है, ठीक है, किस पॉलिसी के अंतर्गत इसका नाम बदला गया है वो आपको जरूर बताना है। चलिए आगे हम देखते हैं और देखते हैं कि केवीएस के चेयरमैन जी कौन है। तो केवीएस की जो चेयरमैन है, देखो वैसे तो आपको याद रखना है जब भी आप पढ़ते हैं तो चेयरमैन शब्द नहीं होता है, चेयरपर्सन होता है, क्योंकि मैन का मतलब एक जेंडर वाइज को दिखाता है। आपको याद रखना है चूंकि यहाँ पे अभी एज अ प्रेजेंट जो है वो हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी चेयरमैन है, तो इसलिए यहाँ पे चेयरमैन बोला जा रहा है। अदरवाइज ठीक है ना, जो वेल शब्द जो होता है इसके लिए जो अच्छा शब्द है वो है चेयरपर्सन, ठीक है, क्योंकि चेयरपर्सन ऐसा शब्द है जो जेंडर बायसनेस को नहीं दिखाता है। चलिए, तो चेयरमैन की अगर बात की जाए तो आपको हमेशा याद रखना है कि केवी का चेयरमैन वही होता है जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर होता है। चूंकि ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है इसलिए इसके चेयरमैन वही होगा जो आपका एजुकेशन मिनिस्टर होगा। तो अभी इस समय वर्तमान में एजुकेशन
एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इसलिए केवी के चेयरमैन इस समय कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। क्लियर है इतनी बात? आइए अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। चेयरमैन के बारे में हमने जो अभी बात की आप समझ गए कि चेयरमैन वही होता है, वही बात लिखी हुई है कि चेयरमैन वही होता है जो मिनिस्टर होता है किसके? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। क्लियर है बात? अगर बात की जाए डिप्टी चेयरमैन की, तो डिप्टी चेयरमैन कौन होता है? तो डिप्टी चेयरमैन जो होता है वो होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री, मतलब जो राज्य मंत्री होता है आपका शिक्षा मंत्रालय का जो राज्य मंत्री होता है वो आपका कहलाता है डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, तो चेयरमैन जो होता है वो शिक्षा मंत्रालय का मंत्री, और जो आपका डिप्टी चेयरमैन होता है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री का कौन होता है? वो आपका होता है स्टेट मिनिस्टर। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे आपको केवीएस का लोगो दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही ध्यान से और बारीकी से इसको देख के जाना है। ठीक है, केवल फौरी नजर से नहीं देखना है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सी चीज पूछी भी जा सकती है। क्योंकि कह सकता है कि क्या आपने केवी का लोगो देखा है? आप कहोगे जी हाँ देखा है, लेकिन फिर उसमें अंदर से पूछेगा कि भाई केवी के लोगो में क्या क्या है, तो आपको बताना है। देखो, एक तरफ तो आपको तिरंगे की तिरंगा झंडा जो अपना है, अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसके 3 कलर जो होते हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही साथ आपको ये सूर्य की किरणें दिखाई दे रही होंगी। ये क्या बना हुआ है? ये सूर्य बना हुआ है, इसकी किरणें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये सूर्य है और नीचे आपका राष्ट्रीय ध्वज की कलर है। इसके बाद इसका मोटो लिखा हुआ है, और मोटो के बाद फिर केवीएस का नाम लिखा हुआ है। मोटो की भी हम बात करने वाले हैं, अगली ही स्लाइड में हम मोटो की बात करेंगे कि मोटो हमारा क्या है और इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना देखना है कि केवीएस के जो लोगो है, लोगो के अंतर्गत सूर्य को दिखाया गया है, और साथ ही साथ जो हमारा तिरंगा झंडा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको दिखाया गया है, उसके 3 कलर को दिखाया गया है। ठीक है, फिर नीचे उसका मोटो लिखा हुआ है, और मोटो के बाद लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद देखिए कि मोटो की बात कर लेते हैं। केवीएस का जो मोटो है, जो ध्येय वाक्य है, वो ये है कि तत्त्वम पूषणम अपावरणु। ठीक है, तत्त्वम पूषणम अपावरणु, इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है वो समझिए कि हे ईश्वर आप उसे अनावृत कीजिए। अनावृत का मतलब क्या होता है? आवरण को हटाना। अनावृत का मतलब क्या होता है? आवरण को हटाना, मतलब ज्ञान पर छाए हुए आवरण को हटाइए। ज्ञान पर छाए हुए आवरण को हटाइए। याद रखने का देखो तरीका मैं बता दे रहा हूं। याद रखने का तरीका ऐसे है कि देखो केवीएस के लोगों में आपको दिख रहा है सूर्य। सूर्य जी क्या करते हैं? सूर्य जी करते हैं अंधकार से प्रकाश, यानी अंधकार को हटाकर प्रकाश लाते हैं। ठीक उसी प्रकार से केवीएस क्या करता है? केवीएस करता है कि ज्ञान पर जो छाया हुआ आवरण है उसको हटाता है। जैसे सूर्य अंधकार को हटाकर प्रकाश लाता है, ठीक ऐसे ही केवीएस भी ज्ञान पर छाए हुए आवरण को हटाता है। ठीक है ना? क्लियर है इतनी बात? चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। आगे केवीएस के जो भी टॉप ऑफिसर्स हैं उनकी लिस्ट आपको दी गई है। आप चाहें तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, पूरी लिस्ट आपको दी गई है। इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किन के बारे में। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं मिस्टर निधि पांडे। जो मिसेस निधि पांडे जो है, मिसेस निधि पांडे जो है वो है आपकी कमिश्नर। ठीक है, सबसे बड़ा पद जो होता है वो कमिश्नर का ही होता है। वो कौन है? निधि पांडे जी हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें एडिशनल कमिश्नर जो हैं एकेडमी के, आपको याद रखना है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। ऊपर होता है कमिश्नर, हायरार्की देखिए, ऊपर होता है कमिश्नर, नीचे होते हैं एडिशनल कमिश्नर। और ये जो एडिशनल कमिश्नर होते हैं, ठीक है, एक एडिशनल कमिश्नर एक जो होता है, एक तरफ होता है एकेडमी का, एक तरफ होता है फाइनेंस का। ठीक है, एक तरफ होता है एकेडमी का, एक तरफ होता है फाइनेंस का। उसके बाद देखो, इसके बाद क्या होता है, जॉइंट कमिश्नर होते हैं, वो भी एकेडमी और फाइनेंस के। मतलब कुल मिला के आपको ये समझना है, कुल मिला के आपसे ये पूछा नहीं जाएगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन होता है, हायरार्की बताइए। लेकिन हायरार्की मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है। पहले होता है कमिश्नर, कमिश्नर के नीचे होता है कमिश्नर, कमिश्नर के नीचे होता है एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर के बाद जॉइंट कमिश्नर आते हैं। और जॉइंट कमिश्नर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है आपके एकेडमिक विभाग के और एक होते हैं आपके किसके, फाइनेंस विभाग के। ठीक है, नीचे भी फिर वही प्रोसेस चलता है। जब आप नीचे इसके जाएंगे, जॉइंट कमिश्नर के नीचे आएंगे तो डिप्टी कमिश्नर मिलेंगे, और डिप्टी कमिश्नर भी एकेडमिक और फाइनेंस विभाग के होंगे। ठीक है ना? क्लियर है इतनी बात? तो ये एक हायरार्की होती है। ये हायरार्की किसकी होती है? जो हमारे केवीएस के टॉप ऑफिसर्स होते हैं उनकी ये हायरार्की होती है। अब हम बात कर लेते हैं, हमने निधि पांडे जी की बात कर ली कि जो मिसेस निधि पांडे जी हैं वो है आपकी कमिश्नर। इसके बाद जो आपकी एडिशनल कमिश्नर एकेडमी के हैं, ये ACAD जो लिखा हुआ है इसका मतलब है एकेडमी। एकेडमी के जो आपकी एडिशनल कमिश्नर का पद है वो वेकेंट है, अभी वो भरा नहीं गया है। इसके बाद बात करें कि श्री सत्यनारायण गुलिया जी जो हैं वो आपके जॉइंट कमिश्नर हैं, और किस विभाग के हैं? तो फाइनेंस विभाग के जॉइंट कमिश्नर जी हैं। कौन? श्री सत्यनारायण गुलिया जी। अगर हम बात करें श्री NR मुरली जी की,
तो ये जो है आपके जॉइंट कमिश्नर हैं, लेकिन ये जॉइंट कमिश्नर किसके विभाग के हैं? एकेडमी विभाग के हैं, एकेडमिक के हैं, ठीक है। फिर मिसेस अजीता लॉन्गेम हैं, ये क्या है? ये आपकी जो है ये आपकी एडमिशन विभाग की जॉइंट कमिश्नर हैं, ठीक है। जॉइंट कमिश्नर जो एडमिशन विभाग का ये है, ये आपका वेकेंट है। क्लियर है इतनी बात? डॉक्टर पी देवा कुमार जो हैं वो जॉइंट कमिश्नर हैं आपके, और मिसेस चंदना मंडल जो है वो जॉइंट कमिश्नर हैं ट्रेनिंग विभाग की। क्लियर है? ट्रेनिंग विभाग की जॉइंट कमिश्नर हैं, ठीक है। इसके बाद एक जो और पद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है वो होता है आपका डिफेंस का। किसका होता है? डिफेंस का, ठीक है। जो डिफेंस का पद होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे ये देख लीजिए अनुज, ये जो है अनुज जी हैं जो वो है आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर, ठीक है। नीलम जो है मिसेस नीलम ये डिप्टी कमिश्नर हैं एडमिशन विभाग की। पल्लवी शर्मा जो हैं वो भी डिप्टी कमिश्नर हैं, ठीक है। संजय कुमार जी जो है वो डिप्टी कमिश्नर फाइनेंशियल विभाग के हैं। विनोद कुमार जी जो हैं वो हैं डिप्टी कमिश्नर एकेडमिक विभाग के, ठीक है। अमरपाल सिंह जो है असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और घनश्याम राजक जो हैं वो सेक्शन ऑफिसर हैं, ठीक है। पुष्पेंद्र कुमार असिस्टेंट कमिश्नर हैं। AK श्रीवास्तव असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस विभाग के हैं। शशिकांत शर्मा असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ठीक है। M वलईचामी जो हैं वो आपके असिस्टेंट कमिश्नर हैं। सौरभ जेटली जो हैं वो आपके असिस्टेंट कमिश्नर हैं। ऋतु पल्लवी जो हैं वो आपके असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमी विभाग के हैं, और ओमवीर सिंह श्रीओम जो हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस विभाग के हैं। और भी हैं, आप देख लीजिए कहाँ तक देख चुके थे, ओमवीर सिंह श्रीओम तक हम देख चुके हैं। AK अग्रवाल जी जो हैं वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। लाल बहादुर शर्मा जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और श्री मनोज कुमार पांडे जी भी जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ एकेडमिक विभाग के हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बात की है। इनमें से आपको सिर्फ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी कमिश्नर, ठीक है। कमिश्नर के बाद आपके दूसरे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं जॉइंट कमिश्नर। तो कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपको कोई चीज़ मालूम है तो बहुत बढ़िया बात है, वेल एंड इनफ है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर आपको पता होने चाहिए, मालूम होने चाहिए। क्लियर है इतनी बात? कि ना आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके ये चेक कर सकते हैं, विद पिक्चर वहाँ पे दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो विद पिक्चर मतलब इनकी पिक्चर दी गई है, ठीक है। उसके बाद इनके नाम दिए गए हैं, और नाम के साथ लिखा हुआ है कि ये किस पद पर इस समय उपस्थित हैं, ठीक है। और जो वेकेंट पद है वहाँ पे देखना आप 0 बना हुआ होगा। क्लियर है इतनी बात? तो आप ऑफिशियल वेबसाइट भी एक बार चेक कर लेना, वहाँ से भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी आप देखते हैं हम लोग असेंबली प्रेयर, काफ़ी बार ये इंपॉर्टेंट भी है, आपसे पूछ सकता है कि अगर चलो आपको केवी के बारे में इतना पता है, आप ये बताइए कि असेंबली में जो प्रेयर होती है क्या आपको मालूम है वो कौन सी प्रेयर होती है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन उनके लिए आसान है जिनको केवी के बारे में पता है। जिनको नहीं पता है वो कैसे बताएंगे कि भाई कौन सी प्रेयर होती है? तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने प्रेयर पूरी नहीं लिखी है, केवल प्रेयर की 4 लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। पहले तो उसमें जो प्रेयर स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है यहाँ से कि अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतम गमय, ठीक है। इसके बाद जो पोएम स्टार्ट होगी वो यहाँ से प्रेयर स्टार्ट होती है कि दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। अच्छी पोएम में अच्छी प्रेयर है, ठीक है। आप इतनी ही लाइन देखकर अगर जाते हैं और इतना ही कह देते हैं वेल एंड इनफ है, ठीक है। क्योंकि पूरी पोएम तो वो पूरी प्रेयर तो सुनने वाले वहाँ पे आपसे है नहीं, आपने बता दिया इंट्रोडक्शन, आपने दे दिया कि भाई ये इतनी प्रेयर है, इतनी आपने जैसी ही 2 लाइन बताओगे वो कहेंगे ठीक है ओके, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? असेंबली प्रेयर के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि केवी कल्चर क्या है। ये केवी कल्चर लोग कह रहे हैं कि केवी कल्चर के बारे में पूछेंगे, केवी कल्चर है क्या? तो देखो सबसे पहले तो हमने पूरी इंफॉर्मेशन ली है केवी की, केवी क्या क्या काम करता है, केवी में कौन कौन से किस पद पे कौन कौन विराजमान है, ठीक है ना, कहाँ रीजन ऑफिसेस हैं, ठीक है। जेडआईटीज क्या है, जेडआईटीज हैं कितने, जेडआईटीज हैं कहाँ पर, ठीक है। केवी का लोगो क्या है, केवी का मोटो क्या है, केवी के मोटो का मीनिंग क्या है, सारी चीजें हम लोगों ने बात की हैं। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, ठीक है ना, ठीक है, कहाँ पर स्थित हैं, कुल कितने स्कूल हैं, कुल कितने स्टूडेंट हैं, कुल कितने टीचर्स हैं, सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर लिया। इसीलिए कह रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं केवी कल्चर है क्या। देखो केवी कल्चर की जब आप बात करते हो तो पहली चीज तो ये है कि देखो केवी जो है ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है। जब ये ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है और इसमें कोई भी एडमिशन टेस्ट नहीं होता है, एडमिशन टेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे होता क्या है कि केवी को बनाने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो सेंट्रल एम्प्लॉइज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, उनका ट्रांसफर होता रहता है, तो फिर उनके बच्चे
कहाँ जाएंगे? मान के चलो मिड सेक्शन में उनका ट्रांसफर हुआ तो अब वो बच्चे क्या, उनका पूरा सेक्शन खराब हो जाएगा? नहीं, उनका पूरा सेशन खराब हो जाएगा? नहीं। तो इसके लिए क्या किया गया, केवी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। इसमें क्या होता है कि हर एक केवी में आप देखेंगे वेल प्लान्ड केवी होते हैं, पूरी तरीके से प्लान्ड होता है कि इनका कौन से दिन कौन सा चैप्टर चल रहा होगा और कितने दिन में उसको समाप्त करना है। हर एक केवी में आप देखेंगे एक दिन एक ही चीज चल रही होती है, यानी पूरा यूनिफॉर्मिटी होती है सिलेबस की, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि कोई भी बच्चा, जब मान के चलो कि किसी भी सेंट्रल एम्प्लॉय का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, और अगले दिन जब वो जिस जगह पे जाएगा तो उसके बच्चे का उस केवी में जब एडमिशन होगा तो जहां वो पढ़ रहा था जिस टॉपिक को, उसी टॉपिक को यहां से वो स्टार्ट करेगा। मतलब समझ रहे हो ना कि बिल्कुल ही वेल प्लान्ड होता है, और इसीलिए इसका निर्माण किया गया था कि सेंट्रल एम्प्लॉयज जहां जहां भी हैं उनको कोई समस्या आपको फेस ना करनी पड़े। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी हो गया कि जब कोई टेस्ट नहीं होता है और सेंट्रल एम्प्लॉयज, मान के चलिए कि एक नॉर्थ एरिया का जो सेंट्रल एम्प्लॉय है उसका ट्रांसफर हो गया साउथ में, ठीक है, तो वो बच्चा नॉर्थ का बच्चा साउथ में जाएगा, तो अब आप देखिए साउथ का कल्चर अलग है, नॉर्थ का कल्चर अलग है। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट कल्चर्स आपको भी देखने को मिलेंगे, टीचर्स को भी डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके भी साथ जो भी दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, वो सब अलग अलग कल्चर्स के आए होंगे, अलग अलग रीजन होगा उनका, ठीक है, अलग अलग रिलीजन होगा उनका, अलग अलग कल्चर होगा उनका, ठीक है। तो क्या होगा, इससे बच्चे आपस में कोऑपरेट करके बहुत सारी चीजें सीखते हैं। टीचर को भी बहुत तरह तरह की चीजें देखने को मिलती हैं कि अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग जो रीति रिवाज रिचुअल्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनका पहनावा कैसा होता है, उनका खान पान कैसा होता है, सारी चीजें पता चलती हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल वहाँ पे डाइवर्सिटी होती है, लेकिन इस डाइवर्सिटी में भी यूनिटी होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है इस डाइवर्सिटी में भी, क्योंकि हर एक जो बच्चा होता है उसके साथ क्या होता है, पूरी यूनिटी के साथ, पूरी यूनिफॉर्मिटी के साथ, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई भी कल्चर का बच्चा हो, ठीक है। भले ही केवी साउथ में है तो ये नहीं है कि साउथ के बच्चों के साथ ही अच्छा बिहेव करेंगे, नॉर्थ के बच्चों के साथ नहीं, हर एक बच्चा उनके लिए समान होता है, ठीक है। और डिसिप्लिन तो है ही, प्रॉपर ड्रेस होती है, ठीक है, प्रॉपर असेंबली टाइम पर तक बच्चों को ऑफिस आ जाना होता है कॉलेज में, उसके बाद कॉलेज की गेट बंद हो जाते हैं और उसके बाद कॉलेज की जब छुट्टी होती है तभी आप जा सकते हैं बाहर। तो इसका मतलब क्या, पूरा डिसिप्लिन होता है। इवन टीचर्स के साथ भी पूरा डिसिप्लिन टीचर को भी फॉलो करना होता है, प्रॉपर ड्रेस कोड उनका भी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई इनफॉर्मल कपड़े पहन के चले गए, फॉर्मल कपड़े पहन के आना है आपको, ठीक है ना, जीन्स ये मतलब इग्नोर ही किया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, ये आपको पता ही है कि हर एक टीचर जो होता है वो पूरा अपना एक चैप्टर पढ़ाने से पहले पूरा एक लेसन प्लान उसका तैयार करता है, वह उस चैप्टर में क्या क्या TLM यूज करेगा, ठीक है, उस सब चीज़ों के बारे में वह पहले से ही सोच के रखता है, पहले से TLM बना के रखता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराता है, एक डायरी होती है उसकी, उसको डायरी को मेंटेन करना पड़ता है। मतलब समझ रहे हो ना, हर एक चीज़ यही सब केवी कल्चर के बारे में होता है। तो ये सब हो गया आपका केवी कल्चर के बारे में, ठीक है। हमने आज जो इस वीडियो में सीखा है वो सीखा है कि केवी की हर एक चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है, वो मैंने आज इस वीडियो में बहुत कवर किया है, सब कुछ कवर कर दिया है। अब आपको इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, और ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपसे पूछी ही जाए, क्योंकि आपको केवी में PhD तो ना करना है, आपसे केवी की जो जनरल नॉलेज है, जो जनरल चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि आखिर कब इसका निर्माण हुआ, क्यों इसका निर्माण हुआ, क्या उद्देश्य था इसके निर्माण के पीछे का, वो सब सारी चीज़ें मैंने इसके आपको बता दी इस वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जो जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहा है KVS इंटरव्यू की, वो उस तक ये वीडियो पहुंचे और उसको लाभ मिले इस वीडियो का। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।